नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्मर्ड व्हीकल को लेके। आप सभी ने नोटिस किया होगा पिछले 2 सालों में इंडियन आर्मी में आर्मर्ड व्हीकल को काफी तेजी से इंडक्ट किया जा रहा है और कुछ ही दिन पहले ही टाटा की WHAV व्हीकल को भी इंडियन आर्मी में शामिल करने का प्लान किया गया है, जिसमें इसके एक नॉर्मल वेरिएंट के अलावा इसके एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर वेरिएंट को भी इंडियन आर्मी में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। अब इस कैटेगरी के अंदर अभी इंडियन मार्केट में कोई और व्हीकल मौजूद नहीं था, लेकिन अभी टाटा की WHAV व्हीकल को एक बहुत ही मजबूत कंपटीटर का सामना करना पड़ने वाला है, क्योंकि अभी L&T की तरफ से सेम कैटेगरी के व्हीकल को लॉन्च किया जाने वाला है। फिलहाल अभी तक इसकी एक्चुअल मॉडल को लेके कोई भी 3D इमेज भी सामने नहीं आया था, लेकिन आज ट्विटर में इसको लेके कुछ अपडेट घूम रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी डिफेंस एक्सपो 2022 के अवसर पर L&T की तरफ से अपनी नई 8x8 व्हीकल को डिस्प्ले करने का प्लान किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक इसको लेके बहुत ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें एक 30 mm का मेन गन मौजूद होने वाला है और इसके अलावा इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। साथ ही इसमें सेकेंडरी गन्स के तौर पर एक 7.62 mm की मशीन गन और प्रोटेक्शन के लिए स्मोक ग्रेनेड्स को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। L&T का कहना है कि वो अपनी इक्विपमेंट को अभी इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेवलप करना चाहते हैं और आगे चल के इनको हमारे फ्रेंडली कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट एक ऐसे देश की तरफ से है जिसका भारत के साथ कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है और ना ही भारत की तरफ से कभी उस देश के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है, लेकिन फिर भी हमेशा भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं। अब सबको शायद अंदाजा लग गया होगा कि हम किस देश के बारे में बात करने वाले। जी हाँ, हम अभी चिकन के बड़े भाई के बारे में बात करने वाले, जिसको रोस्ट करने के बाद बहुत ही मजा आ जाता है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा है तो हम टर्की के बारे में बात करने वाले। तो इस कहानी की शुरुआत होते एक ऐसे देश के साथ जिसका अपने बिरादरी के कुछ लोगों के साथ या कुछ देशों के साथ थोड़े बहुत नाजायज संबंध है और इसी चीज की वजह से ये कुछ गिने चुने देश है जो कि हमेशा उसको सपोर्ट करते रहते हैं। और इसमें जो मेन मुद्दा होता है वो कश्मीर इशू को लेके होता है और जब भी इंटरनेशनल लेवल में किसी के पास कोई स्टेटमेंट देने के लिए मुद्दा कम पड़ जाता है या स्क्रिप्ट याद नहीं आता है तो ये सभी के सभी कश्मीर मुद्दे को उठा के वहां पे बकने लगते हैं कि भारत ने ये गलत किया, भारत ने वो गलत किया और कई इल्जामों का पहाड़ जो होता है वो भारत के ऊपर लाद दिया जाता है। और ये आज पहली बार नहीं हो रहा, ये सालों से चलता आ रहा है। पिछली बार भी टर्की की तरफ से ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट दिया गया था, जिसका जवाब जो था वो सीधे तौर पर भारत की तरफ से उनको दिया गया था कि टर्की को भारत के इंटरनल इश्यू में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन सब के बाद भी जब हाल ही में इश्यू समिट को आयोजित किया गया था, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर और टर्की के प्रेसिडेंट के बीच एक मीटिंग को अरेंज किया गया, जिसमें इन बेशर्मों ने भारत के साथ बेहतर रिलेशन को मेंटेन करने के लिए और अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेहतर करने के लिए बातचीत किया था। लेकिन अभी इसको 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और अभी टर्की के प्रेसिडेंट अपने सारे शर्म और लिहाज को सड़कों में फेंक कर फिर से यूनाइटेड नेशन के सामने जाके कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगे। और इसके बावजूद भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी आगे चल के अपनी टर्किश काउंटरपार्ट के साथ मुलाकात करने वाले। पता नहीं इसमें क्या डिस्कशन होने वाली, क्योंकि हम इनके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव कर ले लेकिन ये हमारे पीछे उल्टा ही बोलने वाले और हमें टर्की से डिप्लोमेटिक लेवल में और ना ही डिफेंस सेक्टर में कोई फायदा होने वाला है। और जो ओपनली भारत के साथ दुश्मनी ले रहे हैं उनको भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि पीठ में छुरा घोंपने वाले डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगला अपडेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेके। आप सभी जानते होंगे कि अभी इंडियन आर्मी की तरफ से हर साल नए बुलेट प्रूफ जैकेट्स को सर्विस में शामिल किया जा रहा है और साल दर साल इनकी क्वालिटी को भी बेहतर किया जा रहा है, जो कि अभी असॉल्ट राइफल की स्टील कोर बुलेट को भी आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन इसी बीच डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को इशू किया जा रहा है कि जो भी कंपनियां भी इंडियन आर्मी के लिए या किसी भी डिफेंस फोर्स के लिए बुलेट जैकेट को बनाती है और सप्लाई करती है तो उन जैकेट्स में कोई भी चाइनीज आइटम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पहले भी ऐसा एक बार हो चुका है जिसमें सेम इशू सामने आया था, जिसमें इंडियन आर्मी को सप्लाई किए गए बुलेट प्रूफ जैकेट में चाइनीज रॉ मेटल का इस्तेमाल किया गया था। अब इससे पहले जब डील को साइन नहीं किया गया था और वेंडर्स की तरफ से टेस्टिंग के लिए आर्मी को बुलेट प्रूफ जैकेट को दिया गया तो तब उन्होंने इसमें अमेरिकन ओरिजिन और यूरोपियन ओरिजिन से रॉ मेटल को इम्पोर्ट किया था। बाद में कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद चाइनीज सप्लायर्स की तरफ से कम कीमत पर उनको रॉ मेटल को ऑफर किया गया था, जिस वजह से उन्होंने चाइना से इनको इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो अभी ऐसी बात को अवॉइड करने के लिए किसी भी फ्यूचर ऑर्डर में ऐसी गलती को रिपीट ना करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को इशू किया गया था।
अब भले ही जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं इनको इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप किया गया था, लेकिन हमारे पास वो सभी रॉ मटेरियल मौजूद नहीं होते जिनको एक जैकेट को बनाने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया था। तो इस वजह से इनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन अभी इनको सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज से और अमेरिकन वेंडर से ही खरीदने का ऑर्डर दिया गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और अभी हम पाकिस्तानी एयरफोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी ने देखा होगा जब बालाकोट वाला किस्सा हुआ था तो उस दौरान हमारे इंडियन एयरफोर्स के उस वक्त के चीफ की तरफ से कहा गया था कि अगर हमारे पास अभी रफाल मौजूद होता तो पाकिस्तान की तरफ से जो 24 जेट वहां पे भेजे गए थे उसमें से आधे जेट को हम लोग मार के गिरा सकते थे, जिसका मतलब साफ था कि रफाल कितना एडवांस एयरक्राफ्ट है जो कि अकेले ही पाकिस्तानी एयरफोर्स की वर्तमान की सभी फाइटर जेट के साथ अकेला भिड़ सकता है, क्योंकि उनकी F-16 वैसे ही काफ़ी पुराने हो चुके हैं और JF-17 तो फिलहाल इंटरगैलेक्टिक फाइटर है। और अभी की बात करें तो अभी इंडियन एयरफोर्स के पास वापस VVR एडवांटेजेस आ चुका है, जो कि रफाल में इस्तेमाल होने वाली मीटियोर मिसाइल की वजह से आ चुकी है। अब ये बात पाकिस्तान को पता था कि अगर वो भारत की एयरफोर्स को भी काउंटर करना चाहते हैं तो उनको कोई ऐसी एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली जो कि रफाल को काउंटर कर पाएगा, क्योंकि भले ही हम एवेंजर देखने के बाद कितना जोर से थौर थौर चिल्लाने लगे, लेकिन असली जब डर लगता है तो हनुमान चालीसा याद करते हैं। वैसे भले ये कितना भी अपनी JF-17 थंडर की तारीफ की लंबी लाइन लगा दे, लेकिन उनको ये बात पता था कि रफाल के सामने टिकने वाला नहीं है, जिस वजह से इन्होंने चुपचाप चाइना से J-10C को खरीदने का फैसला किया, जिसमें PL-15 जैसे मॉडर्न VVR मिसाइल उनको मिलने वाला है और कुछ हद तक इसको वो लोग मीटियोर मिसाइल की VVR एडवांटेजेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पाकिस्तान और चाइना के बीच जून 2021 में कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था और इसमें 25 J-10C को खरीदने का प्लान किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान को चाइना की तरफ से मार्च 2022 में J-10C की पहली शिपमेंट को भेजा गया था और फिर अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अभी J-10C की दूसरी शिपमेंट को भी चाइना की तरफ से भेजा जा चुका है, जिसमें कुल मिलाकर 12 J-10C को पाकिस्तान को डिलीवर किया जा चुका है। ये जेट असली मायने में अभी रफाल को चैलेंज कर सकता है। और अगर आपको डिटेल में जाना और इन दोनों के बीच कंपैरिजन वीडियो देखना है तो आप हमारी कंपैरिजन सीरीज में जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।